नमस्कार दोस्तों, 7 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने है, रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक। आपको पता ही है, कोविड-19 के चलते प्रॉपर माइग्रेंट क्राइसिस हो गई। बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे जो कि अर्बन इलाके में काम करते थे वो वापस अपने रूरल इलाके की तरफ चले गए और बहुत सारे अभी भी अर्बन इलाके में हैं। लॉकडाउन लगने के चलते ज्यादातर पोवर्टी के ट्रैप में फंस चुके हैं, पोवर्टी डीपनिंग हो रही है। तो इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि देखिए, पहले पोवर्टी को डिसाइड किस हिसाब से किया गया था, पोवर्टी लाइन क्या थी, अभी के समय पे सिचुएशन क्या हो सकती है और आगे आने वाले समय में हम क्या क्या कर सकते हैं इस पोवर्टी को क्रॉनिक पोवर्टी में ना बदलने के लिए। ये सब चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। तो लॉकडाउन क्रिएटेड ट्रॉमा को कैसे रोका जाए, क्रॉनिक पोवर्टी को कैसे रोका जाए, ये सब यहाँ बताया गया। इसको देखेंगे। अगला आर्टिकल है, इंडिया फॉरेन रिलेशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये आर्टिकल देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लिखा है चिन्मया आर गारे खान जी ने। ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को, स्पेशल एनवॉय रह चुके हैं वेस्ट एशिया के मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में, और पीएमओ में भी काम कर चुके हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। इन्होंने देखिए जो पहले के हमारे लीडर्स रहे हैं, चाहे वो आप बात कर लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी की, चाहे आप बात कर लीजिए इंदिरा गांधी जी की, और अभी के जो लीडर हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनकी बात कर लीजिए। इनके व्यू पॉइंट्स क्या रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को लेके, इनके व्यू पॉइंट्स रहे क्या रहे हैं चाइना को लेके, इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे इन्होंने बोली हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं, सुनने में मजा तो बहुत आएगा, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट डब्ल्यूएचओ। देखिए यहां पे पूरी एक प्रॉपर टाइमलाइन है दोस्तों। डब्ल्यूएचओ जब जनवरी के स्टार्ट में कोविड 19 के बारे में हल्की फुल्की न्यूज आना शुरू हुई थी डब्ल्यूएचओ को चाइना में, तो उस समय पे डब्ल्यूएचओ ने कैसे रिस्पॉन्स लिया, और अभी अभी 30 जून को एक टाइमलाइन रिलीज की है डब्ल्यूएचओ ने, जिसमें यह पता चला कि किस किस दिन पे क्या क्या हुआ था कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स में। उस पूरी की पूरी टाइमलाइन को भी हम यहां समझेंगे, और साथ साथ डब्ल्यूएचओ से क्या गलती हुई और चाइना ने यहां क्या गलती की उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो टाइमलाइन है डब्ल्यूएचओ का रिस्पांस का टू कोविड 19, ये आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। ये मैं बता दूंगा, यहाँ पे देखिए डेट वाइज दे रखा है, 31 दिसंबर 2019 को ये हुआ, 1 जनवरी 2020 को ये हुआ। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस। यहाँ पे बात की गई है एयर पॉल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की और हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की। कुछ बातें बताई गई है दुनिया के पर्सपेक्टिव में और खासकर इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्या क्या करना जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में बात की गई, इसे देखेंगे। फाइनली एक और आर्टिकल दोस्तों हमको नजर आया, वो है नो वन टू फिल महला नोबिस शूज। देखिए इस आर्टिकल में एक्चुअली महला नोबिस जी ने क्या क्या किया इसके बारे में कोई डिटेल ब्यौरा नहीं दे रखा है। आज की डेट में देखिए वेलफेयर और डेवलपमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे सर्वे कराए जाते हैं, लेकिन वो सर्वे और वो जो डाटा है वो हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक तरीके से पोर्ट्रे डिस्प्ले नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस का बोलना है। इस आर्टिकल में बस यही कंपैरिजन किया गया था कि आज की जो डाटा कलेक्शन की क्वालिटीज हैं, आज की जो स्टैटिस्टिशियंस काम करते हैं, उनके कंपैरिजन में महला नोबिस जी किस तरीके से काम करते थे, इसको बस इस आर्टिकल में बताया गया। तो समय रहा तो देखेंगे, हालांकि मुश्किल लग रहा है क्योंकि बाकी आर्टिकल्स में कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, रोलिंग बैक द इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक। देखिए पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है। अब अभी तक तो सब कुछ बंद पड़ा था, सारे बिजनेसेस बंद पड़े थे, पूरे देश में ही नहीं आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में अनलॉक शुरू हो रहा है। और हमारे इंडिया में जो लॉकडाउन लगाया गया था वो दुनिया भर के लॉकडाउन से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था। इसमें जो हमारे इंडिया की लेस प्रिविलेज्ड क्लास थी उसकी बिल्कुल हालत खराब हो गई, उसकी इनकम बंद हो गई, लाइवलीहुड चले गए, कईयों को कई हजार किलोमीटर पैदल चल के गांव जाना पड़ा, ये सब तो हमको पता है। अब सबसे पहले बात तो हमको ये मालूम करनी पड़ेगी कि इस लॉकडाउन का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो इस लॉकडाउन का अगर आपको एक्चुअल इम्पैक्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो रीसेंट वर्कफोर्स सर्वे डाटा है उसको कंपाइल करना पड़ेगा। अभी का जो वर्कफोर्स है उसके डाटा का सर्वे करके कंपाइल करना पड़ेगा, और उसको लॉकडाउन के पहले के वर्कफोर्स सर्वे डाटा से कंपेयर करके ये पता करना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से सेक्शंस सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, उन पे इकोनॉमिकली कितना इफेक्ट आया। ये बातें सबसे पहले यहाँ पे बोली गई। प्लस इस आर्टिकल में कुछ आप कह सकते हैं मेजर्स दिए गए कि कैसे भाई इन सब चीजों को संभाला जा सकता है, कैसे इन सब चीजों को हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये बोली गई है कि जो इंडिया की पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन आपको पता है दोस्तों क्या होती है,
कि मान लीजिए इंडिया में ये बोला गया कि भैया 100 रुपए प्रतिदिन, 100 रुपए प्रतिदिन के ऊपर जो इंसान है वो ठीक ठाक तरीके से खा सकता है, रह सकता है, तो वो पोवर्टी लाइन के ऊपर है, नीचे नहीं है। पोवर्टी लाइन, मैं 100 रुपए बस एक फैक्ट बोल रहा हूँ। पोवर्टी लाइन मेथोडोलॉजी बहुत अलग अलग तरीके से डिसाइड की गई है हमारे देश में, तेंदुलकर कमेटी, एक दो और कमिटीज हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो पोवर्टी लाइन एक फिगर है, एक थ्रेशोल्ड है। उस थ्रेशोल्ड से अगर आप नीचे हो तो आप बहुत गरीब हो, आपके पास बेसिक मीन्स नहीं है रहने के। अगर आप उससे ऊपर हो तो आप वेल ऑफ हो, मतलब ठीक ठाक हो, आप ठीक ठाक खाना पीना खा सकते हो, रह सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑथर ये बोल रहा है कि जो पोवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है हमारे देश में, वो एस्टिमेशन बहुत फॉल्टी है। जो पोवर्टी लाइंस रखी गई हैं, जो पोवर्टी के थ्रेशोल्ड्स रखे गए हैं, वो अनरियलिस्टिकली बहुत कम है। उसके बाद ये बोला जाता है कि ऑफिशियल पोवर्टी लाइंस को प्रॉपरली और रेगुलरली अपडेट नहीं किया जाता। और पिछले कुछ सालों में तो ये हो रहा है कि जो नेशनल सैंपल सर्वेज है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, एनएसएसओ, ये ऑर्गेनाइजेशन समय समय पे नेशनल सैंपल सर्वे करवाता है। उस नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को नहीं बता रहा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो ग्रुप ऑफ पीपल पैसा खत्म करके क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो होता है उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, इससे ये मालूम पड़ता है कि आप किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, और उससे हल्का फुल्का ये आइडिया भी लग जाता है कि आप कितना कमा रहे हो। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोवर्टी लाइंस को डिसाइड करने में, एक आदमी के इकोनॉमिक लेवल को जानने में। तो भैया नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पिछले कुछ सालों में सही से समझ में नहीं आ रहा है। प्लस कुछ रिपोर्टें बन गई, उन रिपोर्ट ने पोवर्टी लाइंस को बता दिया कि भाई ये थ्रेशोल्ड है, समय समय से उस पोवर्टी लाइन को अपडेट नहीं किया जाता है। अभी यहां पे एक छोटा सा डाटा दिया हुआ है, देखिए, एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक सर्वे कराया गया किसके द्वारा? पीरियोडिक लेबर फोर्स द्वारा। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18, इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि देश भर के लोगों का अगर हम लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कंपाइल करें, यानी पूरे देश भर के लोग, वो उनका हाउस होल्ड कितना पैसा कमा रहा है और कितना अपने कंजम्पशन पे खत्म कर रहा है, उसको कंपाइल करें, प्लस स्टेट स्पेसिफिक पोवर्टी लाइंस। तो भैया प्लानिंग कमीशन था 2011 में, 2014 में हटा के नीति आयोग आ गया। इसके थ्रू एक तेंदुलकर कमेटी बनी थी, तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी पोवर्टी लाइन के लिए। तो उस समय पे तेंदुलकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस को आप एडजस्ट करते रहिए आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से, करंट प्राइस इंडाइसेस के हिसाब से। तो भैया हर साल दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, तो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी पोवर्टी लाइन में जो पैसा आपको दिया जा रहा है वो उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है। तो इन सब चीजों को अगर आप कंबाइन करते हो, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा को कंबाइन करते हो। अच्छा, 2017-18 के डाटा को क्यों कंबाइन किया? क्योंकि पिछले 2 सालों में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का प्रॉपर ब्यौरा नहीं है, ये थोड़ी देर पहले ऑथर ने बताया। तो पीएलएफएस सर्वे 2017-18 को देख लीजिए, प्लस 2011 में जो तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशंस आई थी, उनके हिसाब से देख लीजिए कि पोवर्टी लाइन कहां पे है। अगर ये पूरे को आप कंबाइन करके इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करके देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि देश में 56 करोड़ लोग ऑफिशियली पुअर हैं। और ये पुअर कब थे? लॉकडाउन के अनाउंस होने से पहले। मतलब लॉकडाउन के अनाउंस होने से पहले हमारी देश की 42% जनता पुअर थी, 56 करोड़ लोग पुअर थे। और ये चीज खतरनाक तब हो जाती है जब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखिए, मान लीजिए ये पोवर्टी लाइन है, ये थ्रेशोल्ड है, इसके नीचे के सब पुअर, और यहां पे बताया जा रहा है 42% पुअर है इसके नीचे के, लगभग 56 करोड़ पीपल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि इस जस्ट पोवर्टी लाइन के ऊपर थोड़ी सी जो रेंज है ना, इसमें 20 करोड़ लोग हैं। आप समझिए, इसमें 20 करोड़ लोग हैं, यानी कि 56 करोड़ लोग यहां, और इस पोवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर, पोवर्टी लाइन के थोड़ा सा ऊपर मतलब अगर यहां पे कुछ रुपए हैं तो उससे 100-200 रुपए ज्यादा पे अगर आप चले जाइए तो उसमें 20 करोड़ लोग और आ जाते हैं। यानी कि अगर कोई इकोनॉमिक शॉक आ गया तो ये 100-200 रुपए की जो एक्स्ट्रा कमाई थी इन 20 करोड़ लोगों की, वो फटाक से चली जाएगी और वो भी पोवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। और यही तो हुआ है अभी। अभी क्या हुआ दोस्तों? अभी लॉकडाउन लग गया, लोगों के पास जो भी अर्निंग सोर्स थे वो बंद हो गया, कोई उनके पास इनकम आई नहीं, वो फिर से गरीबी में चले गए। तो यहां पे जो ऑथर है उसने एक अलग ही तरीके का नॉवल इंटरप्रिटेशन दिया। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो इंटरप्रिटेशन आया है ना स्टैटिस्टिक्स का, इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कभी भी सरकार नहीं देगी।
क्योंकि सरकार अगर इस तरीके का इंटरप्रिटेशन देगी तो सरकार बिल्कुल ही फेल्योर साबित हो जाएगी। इस तरीके के इंटरप्रिटेशंस की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा को मिला दिया, तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशंस की पॉवर्टी लाइन को मिला दिया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, इससे एक रियलिस्टिक फिगर निकलता है, नो डाउट, बट दिस इज एक्चुअली नॉट गवर्नमेंट फिगर। तो आप इसको नोट डाउन तो कर सकते हो और इसको अपने हिसाब से किसी आंसर में कोट भी कर सकते हो, बट जब भी इस तरीके के डाटा को आप किसी आंसर में कोट करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मत करिएगा, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से डाटा को कोट करिएगा। फिर थोड़ा और एनालिसिस देखते हैं। यहां पे ऑथर ने काफी अच्छी एनालिसिस की है। ऑथर ये बोल रहा है कि अगर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रापोलेट मतलब अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा और एनालिटिकल बना के आगे के लिए प्रेडिक्ट करें, तो ये पता चलता है कि भैया 2020 में इस कोविड 19 के इम्पैक्ट के चलते 40 करोड़ लोग लॉकडाउन की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। इन 40 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं और 28 करोड़ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। तो भैया पीएलएफएस के डाटा को थोड़ा सा कंपाइल करके पुराने के डाटा के हिसाब से प्रिडिक्ट करके 2020 में लॉकडाउन के इम्पैक्ट को नापा, तो ये इम्पैक्ट हमको समझ में आया। प्लस एक और बात बोली गई यहां पे कि पहले ही पॉवर्टी थी, अब जो फिनोमिना नजर आएगा वो है पॉवर्टी डीपनिंग का। पॉवर्टी डीपनिंग क्या होती है? ऑलरेडी जो पुअर थे वो भैया उनकी हालत और खराब होगी, वो फर्दर वर्सन होंगे, फर्दर पुअर होंगे, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो और गिरेगी, खाना और कम होगा, जिसके चलते जो फिनोमिना निकल के आएगा उसको आप बोलोगे पॉवर्टी डीपनिंग। ऑलरेडी गरीब थे, उनकी गरीबी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन से पहले का एक और डाटा दिया गया। लॉकडाउन से पहले हमारी आबादी का लगभग 16% हिस्सा का जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो हमारी पॉवर्टी लाइन के लगभग 1/3 था। यानी कि वो अपने घर का खर्चा 30 रुपए प्रतिदिन पे चलाते थे। घर का खर्चा तो नहीं, सिंगल पर्सन का खर्चा बोलना चाहिए, घर का खर्चा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे एक आ जा रहा था 1/3, यानी कि पॉवर्टी लाइन लमसम 90 रुपए प्रतिदिन बताई जा रही है और इसका 1/3 हो गया 30 रुपए प्रतिदिन। तो देश की 16% जनता 30 रुपए प्रतिदिन पे अपना काम चलाती थी। लॉकडाउन के बाद जो फिगर बताया जा रहा है वो निकल के आएगा कि ये जो 16% जनता थी ये अब 47% हो जाएगी, यानी 62 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी पे पहुंच जाएंगे। और इस तरीके का स्केल कई सौ सालों से देखने को नहीं मिला है। तो ये भैया हालत खराब कर देगा नेशन की। आगे आने वाले बहुत सारे समय में इस हालत को सुधारना मुश्किल हो जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में सरकार क्या कर रही है? तो ऑथर बोल रहा है कि भैया फाइनेंस मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया आत्मनिर्भर, आपको पता है। अब इन पैकेजेस में कुछ चीजें करी गई अच्छी भी, जैसे कि मनरेगा में जो वेज है उसको 182 रुपए से बढ़ा के 202 रुपए किया गया है। तो प्रतिदिन की वेज को 20 रुपए से बढ़ाया गया है। बट ऑथर बोल रहा है कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। प्लस एक और बात हुई है कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। लॉकडाउन लगा, लोग अपने गांव में वापस चले गए। जब वो अपने गांव में वापस चले गए तो गांव में लेबर सप्लाई बढ़ गई है, तो अब उस लेबर सप्लाई को काम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको इन वर्कर्स को 1 महीने में 20 दिन का काम देना है, अगले 6 महीने के लिए देना है, और लगभग 90 मिलियन वर्कर्स मान लीजिए हैं गांव में, तो इससे जो खर्चा निकल के आता है वो निकल के आता है 1.6 लाख करोड़ रुपए। यानी ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी जितना भी आप मनरेगा में खर्चा कर रहे हो उसके अलावा 90 मिलियन लोगों को आपको और नरेगा के अंदर काम देना है, इंक्रीज्ड सैलरीज के साथ देना है, अगले 6 महीने तक के लिए देना है, महीने के 30 दिन में से 20 दिन देना है। तो कितना खर्चा लगभग निकल के आ रहा है? 1.6 लाख करोड़ रुपीस। फिर आगे यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जा रही है। यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की बात हो रही, बट अभी के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर यह बोला गया है कि भैया जिन लोगों के पास पीडीएस कार्ड नहीं है आप उनको भी राशन दो। तो भैया दिल्ली में उनको भी राशन दिया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप नॉन पीडीएस कार्ड होल्डर्स को राशन देने लगोगे तो लोकल लेवल पे करप्शन बढ़ सकता है। तो भाई जो मार्जिनलाइज्ड कमिटीज हैं जैसे कि दलित्स और मुस्लिम्स, जिनके पास नॉर्मल कर केसेस में राशन कार्ड्स थे, ठीक है, अब नॉन राशन कार्ड होल्डर्स को मिलने लगा है अगर अनाज, तो वो जाके राशन ले लेंगे या फिर राशन की दुकान वाले से साठ गांठ कर लेंगे। तो जो दलित मुस्लिम्स ऑलरेडी मार्जिनलाइज थे वो ऑलरेडी मार्जिनलाइज, जिसके पास मान लीजिए राशन कार्ड है उसको चलो थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, जिसके पास नहीं है वो तो और फर्दर साइड हो गया। और हाँ, एक और बात, वो दलित और मुस्लिम जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड थे
उनको हो सकता है राशन मिलना बंद हो जाए, चूंकि बाकी नॉन राशन कार्ड होल्डर वाले अपनी ताकत के दम पे राशन ले सकते हैं। इस तरीके की बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। अर्बन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो आइडियाज दिए हैं वहां पे ऑथर ने ये बोला है कि भैया जैसा आपने नरेगा चला रखा है गांव के इलाके में, वैसा ही अर्बन इलाके में भी एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाइए, जिसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करेंगी। इस काम में 1 महीने में पर्संस को, जो अर्बन एरियाज में जो वर्कर्स हैं, उनको 20 दिन का काम मिले। काम का क्या दिया जा सकता है? तो भैया स्लम डेवलपमेंट का काम दिया जा सकता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की लाइंस बनवाने में इनको लगाया जा सकता है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में लगाया जा सकता है, जो जनरल पार्क्स होते हैं, कॉमन एरियाज होते हैं, उनमें लगाया जा सकता है, पेड़ पौधे लगाने के लिए लगाया जा सकता है, सोशल फॉरेस्ट्री के लिए लगाया जा सकता है। इससे जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो उनको पैसा कितना दोगे? तो गांव में जो मनरेगा की वेजेस दी जाती हैं अर्बन एरियाज वाले वर्कर को आप 30% ज्यादा दे दो। ठीक है, इन्हीं को आप शॉर्ट एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में भी आप यूटिलाइज कर लो। शॉर्ट एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ओनर्स को सरकार सीधे सीधे सब्सिडी दे दे। अब बात यह है कि ये सब आप कह तो रहे हो, बट इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, और सरकार के पास इतना पैसा है कि नहीं है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार ये करना चाहती है कि नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एंड में एक और चीज बताइएगा कि जो भी ग्रोथ हुई है हमारे देश में इकोनॉमिकली, वो हमारे लेबर क्लास की वजह से हुई है। तो हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मालिक हैं, वो इन्हीं लेबर क्लास के दम पे काम कर करके अमीर हो गए, बट ये लेबर क्लास गरीब पे गरीब होती चली गई। तो जरूरी ये है कि इनको डिग्निटी दिया जाए, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाए, इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कराई जाए, इनको जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो और अच्छे तरीके से मुहैया कराया जाए, ताकि हंगर रिलेटेड डेथ्स ना हो, लोग भूखे ना मरे, सोशल अनरेस्ट ना हो, क्राइम ना हो। सोशल अनरेस्ट क्राइम क्यों? क्योंकि जब ये भूखे सड़क पे आ जाएंगे तो करेंगे क्या? चोरी चकारी शुरू कर देंगे, जो कि डेंजरस हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज हो जाएगा। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है इंडियाज फॉरेन रिलेशंस इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। एज एग्जांपल शो नेशनल इंटरेस्ट इज दैट व्हिच इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ये बड़ी अच्छी चीज बताई। देखते हैं यहाँ पे ऑथर ने कहा क्या। ऑथर ने यहाँ पे शुरुआत इस चीज से की कि देखिए, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी लद्दाख गए, लद्दाख में जाके उन्होंने स्पीच दी, और स्पीच में उन्होंने साफ साफ बोला बिना चाइना के नाम लिए कि भैया एरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। यानी वो जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो लड़ लड़ के दूसरे के इलाके को हथियाती रहती थी, उस चीज का समय अब खत्म हो चुका है। अब एरा ऑफ डेवलपमेंट है, एरा ऑफ एवोल्यूशन है। जैसे ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोली, भले ही उन्होंने चाइना का नाम लिया, चाइना की तरफ से सीधे सीधे स्टेटमेंट आ गया कि ये गलत बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। चाइना ने अपनी 14 में से 12 नेबर्स के साथ लैंड को डिमार्केट कर रखा है। अब यहां पे ऑथर कुछ और आइडियोलॉजिकल थॉट्स में जा रहा है। देखिए, और बाय द माइंड रखिए, ये जो ऑथर है दोस्तों, क्या नाम है इनका? इनका नाम है आपका चिन्मया आर गारे खान जी। ये चिन्मया जी पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, काफी जगहों पे ये काम कर चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये क्या बोलते हैं? इनका ये बोलना है कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के बारे में बात की है चाइना की। क्या नरेंद्र मोदी जी को इस लद्दाख के इंसिडेंट के बाद ही पता चला है कि चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, पहले नहीं था? तो इनका ये बोलना है कि नरेंद्र मोदी जी को पहले से ही पता है कि ये जो चाइना है, इसका एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है। कैसे पता है इनको? अक्सर कर मीटिंग्स होती हैं, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी जी जिनपिंग के सामने बैठ के बातचीत कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जी जिनपिंग के सामने बातचीत करने के दौरान उनको ये बात मालूम पड़ी होगी। प्लस नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स और जो आईएएस ऑफिसर्स ये लोग काम करते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को रिकमेंडेशंस देते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भी चीजें बताते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते थे, उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर जी ने कई बार ये टॉपिक इस ऑथर के साथ छेड़ा। ये जो ऑथर जिसने इसको लिखा, देखिए बड़ी अच्छी चीज लिखी है। ये इंदिरा गांधी जी का स्टेटमेंट है। आई कैन थिंक ऑफ अ टाइम डाउन द रोड इन फ्यूचर when we might have normal peaceful relations with Pakistan, but never with China, because China basically is an expansionist power। यानी उस समय पे इंदिरा गांधी जी बैठ कर ये बोल रही थी कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो जाए, क्योंकि हम एक एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है, लेकिन चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप होना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है रिलेशनशिप जरूर से ज्यादा खराब हो जाए, क्योंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। और ऑब्वियस सी बात है, उस समय तक ये बात प्रूव हो चुकी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने देखा था कि 1962 वॉर कैसे हुआ। इंदिरा गांधी जी ने देखा था कि उनके फादर जवाहरलाल नेहरू किस तरीके से चाइना के एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी के चलते काफी परेशान हो गए थे। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। इंदिरा गांधी जी इज वेरी डिस्ट्रस्टफुल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
इंदिरा गांधी जी ने बोला कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी जी ने इवन ये भी बोला कि सोवियत यूनियन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन वन फॉर्म ऑफ द अदर जब उनका रूल चल रहा था, ये सारी पावर कहीं ना कहीं एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी अपने अंदर रखती थी, समझे। तो उस समय पे जो यूएस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उनका क्या सिद्धांत था? उनका सिद्धांत था ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो आप दूसरी कंट्रीज पे ट्रस्ट करो बट उस ट्रस्ट को वेरीफाई भी करो। गांधी जी का सिद्धांत क्या था? वेरीफाई एंड स्टिल नॉट ट्रस्ट। देखिए, अब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो ट्रस्ट बट वेरीफाई का सिद्धांत रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी ताकत है, मिलिटरली बहुत बड़ी ताकत थी, इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ताकत थी। तो यूएसए ट्रस्ट कर सकता है, बट अगर कोई इस ट्रस्ट को बीट्रे करेगा तो यूएसए उसको सबक भी सिखा सकता है। बट इंडिया उस समय पे इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी, इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत नहीं थी, तो अगर चाइना जैसी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट कर दिया गया और वो बैकफायर कर गया तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होंगे। आज की डेट में भी देखिए, लद्दाख में एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, बहुत सारे लोग वॉर वॉर कह रहे हैं, लेकिन ये आवाजें भी तो उठ रही हैं कि हम चाइना के सामने मिलिटरीली ताकतवर नहीं है, उतने कमजोर है। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि वेरीफाई करिए बट ट्रस्ट कभी मत करिए। और सिर्फ मिसेस गांधी के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है, सारे रूलर्स के लिए बात एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे ऑथर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी। देखिए, जब 1962 का वॉर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उस समय पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे वीके कृष्ण मेनन। पहले के एडिटोरियल में भी मैंने इसके बारे में बताया था। अब जवाहरलाल नेहरू जी को लगता था कि चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, चाइना हम पे अटैक नहीं करेगा। वीके कृष्ण मेनन जो थे डिफेंस मिनिस्टर, उनको भी ये लगता था। प्रॉब्लम ये हो गई कि नेहरू जी की कैबिनेट में कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं था जिन्होंने उनको वॉर नहीं किया चाइना के अगेंस्ट में। वो जो मिस कैलकुलेशन हो गया था इंडिया से उस समय पे कि इंडिया ने अटैक मार दिया चाइना पे, उनको लगा कि चाइना बैकफायर नहीं करेगा, बट वो बैकफायर कर गया। यहां पे एक बात बोली गई है, बहुत सारे लोग, ये ऑथर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑथर का ये बोलना है कि बहुत सारे लोग जो गलतियां निकालते हैं वो नेहरू जी की आइडियोलॉजी में गलती निकालते हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। नेहरू जी की आइडियोलॉजी में कोई गलती नहीं थी। नेहरू जी बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। हाँ, उन्होंने कुछ गलत मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, मिस्टेक्स उनसे हुई हैं, बट आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे नेहरू जी गलत नहीं थे। आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे मतलब ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लोगों को अगर ये लगता है कि नेहरू जी चाइना को अपना दोस्त समझते थे और वो अटैक नहीं करेंगे, इस तरीके की चीजें अगर लोगों को लगती तो वो लोग गलत है। ये अलग बात है कि नेहरू जी से और उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनसे पॉलिटिकल फॉल्ट हुई, बट आइडियोलॉजिकल फॉल्ट उन्होंने नहीं करी है। इसको अभी मैं और इलेबोरेट करता हूं। इसको इस एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। देखिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटेन से हमने आजादी ली, उस फ्रीडम मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू जी इन्वॉल्व थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था कि ये जो ब्रिटेन के रूलर से किस तरीके से दल बदलू टाइप के लोग थे, ड्यूप्लिसिटी देखी थी, ब्रिटिश की कनिंगनेस देखी थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी को ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट के लोग होते हैं किस तरीके से कनिंग दिमाग लगाते हैं। फिर उन्होंने अमेरिका की भी चीजों को देखा था कि अमेरिका किस तरीके से कश्मीर इशू में इन्वॉल्व होता था, बाद में ब्रिटिश पे छोड़ दिया उसने कश्मीर इशू। 1949 में जब कश्मीर को लेके इंडिया पाकिस्तान में थोड़ी बहुत लड़ाई सी चल रही थी, हालांकि वो फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं था, लड़ाई थी, उस समय पे नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करके इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की। ये ऐसा इसलिए नहीं किया नेहरू जी ने क्योंकि वो उनको यूनाइटेड नेशंस पे बहुत ज्यादा भरोसा था। यहां पे ऑथर ने बताया है नेहरू जी ने उस समय पे फुल ऑन एक्शन पाकिस्तान पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस समय पे इंडियन आर्मी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे, इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं थी, इतने एडवांस्ड इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपनी आर्मी के दम पे कब्जा सके। हो सकता है आज की डेट पे जो आर्मी है इंडिया की अगर ऐसी उस समय पे होती और पाकिस्तान की आर्मी उतनी ही कमजोर रही होती तो हो सकता है कि वो इलाका गिलगित बल्तिस्तान वाला, मीरपुर वाला, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, उस पर हो सकता है इंडियन फोर्सेस जाके अपना ऑक्युपेशन कर लेती। बट उस समय पे 1949 में हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा कर पाए, इसलिए ऐसा कुछ उस समय पे नहीं हुआ। ये सब बातें बताई गई हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि नेहरू जी भी बहुत प्रैग्मेटिस्ट थे, किसी भी तरीके का आइडियोलॉजिकल बाइस उनके अंदर नहीं था, ठीक है। एक और इंस्टेंस यहाँ पे बताया गया कि इंडिपेंडेंस से कुछ हफ्ते पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा जिसमें कुछ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बात कही गई। तो उस लेटर के जवाब में नेहरू जी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को बोला कि देखिए, फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है, फॉरेन पॉलिसी एक सेल्फिश इंटरेस्ट है और ये सेल्फिश इंटरेस्ट जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। शुरुआत में ही आप कह सकते हो कि नेहरू जी को यह बात पता था
कि हमें वेस्ट की जरूरत पड़ेगी, वेस्टर्न कंट्रीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास पैसा है। सोवियत हमारे उतने काम आने वाले नहीं है। आप ये देखोगे कि जब अमेरिकन ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, तब इंडिया थोड़ा सोवियत यूनियन की तरफ झुकना शुरू होगा। उससे पहले इंडिया सोवियत यूनियन की तरफ उतना नहीं झुका था। ये यहाँ पे ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो एक अलग बात है कि अमेरिका ने इंडिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट साइन करने की बात कही थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया नेहरू जी ने। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि देखिए, हमारे पहले के लीडर से गलती हुई है, नो डाउट। इस पाकिस्तान के इशू में कुछ हद तक और चाइना के इशू में कुछ हद तक हमारे जो शुरुआती लीडर्स हैं उनसे गलती हुई है और उनके लिए गलत बोला जाता है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैन फॉलोइंग इसकी वजह से खो दी, बट वो गलतियां आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं थी। वो गलतियां उस समय के लीडर्स के गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से थी, रॉन्ग असेसमेंट की वजह से थी। अब ये रॉन्ग असेसमेंट पाकिस्तान के समय पे भी आया। जब हम लोग 1971 के वॉर में जीत गए तो 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लौटा दिए इंडिया ने। उसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। आप कई इंडियन मूवीज में देखोगे कि बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान की जेलों में आज भी सड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया और हमने उनके 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दिया। तो क्या इन 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के बदले हम पाकिस्तान से ये बोल सकते थे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर से बाहर निकल जाओ? क्या पाकिस्तान निकल जाता? क्या जो शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया उसको मानता जुल्फिकार अली भट्टो? शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था ना 1972 में, जब ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर खत्म हो गया था। तो उस समय पे जब इंदिरा गांधी जी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया, उस समय तो पाकिस्तान हार गया था, तो उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया। बट कहीं ना कहीं उस समय पे इंदिरा गांधी जी को ये बात पता थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो पूरी बात नहीं मानेगा। आज की डेट में पीओके अक्सई चीन में जो हो रहा है वो आप देख ही सकते हैं। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी एक डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपने फॉरेन पॉलिसी में डिसीजंस लेते हैं और वो उस समय के कंटेक्स्ट के हिसाब से देखे जाते हैं। वो डिसीजन सही है गलत है ये आगे आने वाले समय में पता चलता है। तो आज के समय में हम बोल पा रहे हैं कि नेहरू जी ने उस समय पे जो डिसीजन लिया वो गलत था, इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे जो डिसीजन लिया वो गलत था। तो नरेंद्र मोदी जी आज जो डिसीजन ले रहे हैं, आज से 10-20 साल बाद उस समय के लोग ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई मोदी जी ने जो उस समय पर डिसीजन लिया था वो कितना सही था, कितना गलत था। आज की डेट में चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड को देख के हो सकता है चाइना इस समय हमारे साथ बहुत फ्रेंडली होता, हमारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा होता, बहुत अच्छे रिलेशंस होते इंडिया चाइना के बीच में, तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई नेहरू जी के डिसीजन बहुत अच्छे थे। लेकिन अब चूंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, लगातार लड़ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि उनके डिसीजन गलत हैं। तो उस समय पे उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं उसको हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन वहां पे जो डिसीजन लिए गए थे वो उस समय के कंटेक्स्ट के हिसाब से लिए गए थे। और आज जो हमारी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है ये कितने इफेक्टिव है ये आने वाले 10-20 सालों में मालूम पड़ेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई। बहुत अच्छा आर्टिकल है फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए, दिस इज अ वेरी यूजफुल आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं अगले आर्टिकल को, थोड़ा लंबा हो रहा है ये डिस्कशन। देखिए डब्ल्यूएचओ की कड़ी निंदा हो रही है कोविड-19 कंटेनमेंट को लेके। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोल दिया, चाइना को सीक्रेसी डिसेप्शन कवर अप के लिए बोला और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि ये चाइना सेंट्रिक है, इसने चाइना का साथ दिया, चाइना ओपेक है और इसने चाइना को ओपेक रहने में मदद दी। एक टाइमलाइन रिलीज की है अभी अभी डब्ल्यूएचओ में, ये देखिए ये टाइमलाइन है। क्या बोलती है टाइमलाइन? 31 दिसंबर को बताया कि भैया जो डब्ल्यूएचओ का कंट्री ऑफिस था वुहान में, उसने एक रिपोर्ट पुकअप की वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन की, जिसने बोला कि कुछ वायरल निमोनिया टाइप के केसेस दिख रहे हैं। 1 या 2 जनवरी को ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे ये डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल्स वाले चाइनीज गवर्नमेंट से। चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी। 3 जनवरी को चाइना की गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी कि भैया वायरल निमोनिया ऑफ अननोन कॉज मिले हैं वुहान में। 4 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट करके बताया कि हाँ भाई कुछ तरीके के निमोनिया केसेस सामने निकल के आ रहे हैं, बट किस ग्रेविटी के केसेस हैं ये नहीं बताया गया। उसी तरीके से देखिए 5 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी चीजें बीतती चली गई, ठीक है, टाइम बीतता चला गया। अब आप यहां पे देखिए दोस्तों, 16 जनवरी को क्या हुआ? तो जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर इन्फॉर्म डब्ल्यूएचओ कंफर्म्ड केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस अब इन अ पर्सन हु ट्रेवल टू वुहान। अब देखिए खास बात यह थी कि ये जो टाइम पीरियड था आपका, कब से लेके कब तक का? 31 दिसंबर से लेके 14-15 जनवरी तक का, ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत यूजफुल था, ये बहुत क्रिटिकल था। इस समय पे कहा जा रहा है कि चाइना को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनके यहाँ पे कोरोना वायरस फैल रहा था।
और कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ को भी इस बात का आइडिया लग गया था, लेकिन चाइना ने डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल्स को फोर्स किया कि आप इस इंफॉर्मेशन को ग्लोबल डोमेन ने लीक मत करिए, डब्ल्यूएचओ ने उसकी बात मानी। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि चाइना में जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन था ना ये कोविड वायरस का, कोरोना का, वो नवंबर के आखिरी वीक में ही होने लगा था, लेकिन चाइना ने बताया नहीं दुनिया को। अब देखिए वुहान इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोविंस, वुहान से कितने लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं, वहां से कितने लोग चाइना के दूसरे पार्ट्स में जा रहे हैं और वहां से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तो यूरोप, आप समझिए चाइना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, दुनिया भर के लोग वहां पे जाते हैं, दुनिया भर के लोग वहां से बाहर जाते हैं बिजनेस पर्पस से, किसी भी पर्पस से, टूरिज्म के पर्पस से, तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। जबकि चाइनीज अथॉरिटीज को बहुत शुरू में पता चल गया था कि भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। डब्ल्यूएचओ 1 जनवरी के बाद एक बहुत, आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, बट कहीं ना कहीं चाइना ने डब्ल्यूएचओ के रोल को दबाया पूरी तरीके से। पूरी दुनिया को ये कब पता चला कि भैया कोरोना फैल रहा है, ये पता चला 20 जनवरी के बाद, और तब तक देखिए बहुत लेट हो चुकी थी, बहुत हद तक इस समय पे ये वायरस दुनिया भर में अलग अलग लोगों के थ्रू फैल चुका था, उसका आउटब्रेक शुरू हो रहा था। और आज की डेट में तो आपको हालत समझ में आ ही रही है कि क्या बवाल मच रखा है। तो और उसके बाद भी देखिए डब्ल्यूएचओ चाइना की तारीफ कर रहा है, 30 जनवरी को तारीफ की और कई बार तारीफ की कि हाँ भाई चाइना ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रहा है, चाइना सब कुछ सच सच बता रहा है, जबकि रियल सिचुएशन ये थी, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया कि चाइना ने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। चाइना से इंफॉर्मेशन जब बहुत ज्यादा मांगी डब्ल्यूएचओ ने, तब उसने थोड़ी इंफॉर्मेशन दी, वो भी पूरी प्रॉब्लम बताई नहीं, जबकि चाइना को बहुत शुरू से पूरी प्रॉब्लम के बारे में पता था। इकोनॉमी की हालत खराब हो चुकी है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कितनी बुरी तरीके से चल रहा है, ये हम देख ही रहे हैं। तो ये सब बातें कही गई हैं इस आर्टिकल में। देखिए इस बिफोर द नेक्स्ट हेल्थ क्राइसिस वाले आर्टिकल में न केवल कोरोना के खतरे को बताया गया, कुछ और खतरों को बताया गया, जैसे एयर पॉल्यूशन के खतरों को, ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को, और यह भी बताया गया कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, नहीं तो ये भी हमारे लिए एक खतरा तरीके का निकल के आएगा। अब यहां पे कुछ कंपैरिजन किए गए, जैसे कि चाइना की बात की गई तो यह बताया गया कि देखिए लॉकडाउन लग गया चाइना में, तो लॉकडाउन लगने के बाद चाइना में एयर पॉल्यूशन की वजह से जो अर्ली डेथ्स हो सकती थी, जो कि नहीं हुई, उससे ज्यादा डेथ्स तो वहां कोरोना की हो गई। फिर यूरोप में बताया गया कि भैया 11,000 एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हम रोक सके यूरोप में लॉकडाउन के लगने की वजह से। तो आप देखिए एयर पॉल्यूशन को यहां कोरोना पैंडेमिक से जोड़ रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन कम हुआ बट कोरोना का पैंडेमिक की वजह से डेथ्स होने लगी। कुछ कुल मिला के देखिए नेचर की फ्यूरी की बात को शायद ऑथर यहां हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सीधे सीधे उसने लिखा नहीं है। उसने ये बोला कि एयर पॉल्यूशन को आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा रहे थे, अब ये कोरोना का पैंडेमिक आ गया, आपको मजबूरी में अपनी फैक्ट्रीज को रोक के लॉकडाउन करना पड़ा। ठीक है, तो जो कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स हो रही थी वो तो होती ही होती, उससे ज्यादा होती, भले कोविड-19 नहीं आया होता तो एयर पॉल्यूशन से होती। ये सब बातें यहां पे कही जा रही है। तो देखिए यहां क्या बोला कि देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन पॉल्यूशन लेवल्स इन सिटीज एंड कोविड-19 इन्फेक्शंस एंड डेथ रेट्स। अच्छा, अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो भैया न्यूयॉर्क सिटी की बात कर लीजिए, इटली की बात कर लीजिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगर इंडिया की बात करी जाए, इंडिया में एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डेथ्स बहुत होती हैं, पर 1000 पीपल अगर डेथ्स देखी जाए इंडिया में एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। अब एक और बात, डेथ्स की वजह केवल ये एयर पॉल्यूशन लेवल्स या कोविड-19 नहीं है, डेथ्स की और भी बहुत सी वजह है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वजह बताई गई है गुड हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आप केरला की बात करिए, देखिए यहां पे बोला गया कोविड-19 स्टॉल हैज डिफर्ड कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट्स, केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में जो मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है कोविड-19 का, वो थोड़ा कम है, लो मॉर्टेलिटी रेट है। क्यों? क्योंकि केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत अच्छा है। ये सब बातें बोली गई हैं। अगर इंडिया में डेथ्स की बात की जाए या ग्लोबली, पहले तो ग्लोबल डाटा देखते हैं, ग्लोबली डेथ्स की बात की जाए तो भैया 9 मिलियन, 90 लाख प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं एक साल में एयर पॉल्यूशन की वजह से, जिसमें एक मेजर रोल प्ले करता फाइन पार्टिकुलेट पीएम 2.5। दो होते हैं ना, पीएम 2.5 और पीएम 10। पीएम 2.5 इतना ज्यादा छोटा होता है कि जो आपकी नॉस्ट्रल्स होती है ना, उस नॉस्ट्रल्स के थ्रू होता हुआ वो आपके लंग्स में पहुंच सकता है। अगर आपके लंग्स में जमा हो गया एक लार्जर क्वांटिटी में, तो ये आपके लंग्स को खराब कर देगा। तो दुनिया भर में एयर पॉल्यूशन की वजह से 90 लाख डेथ्स होती हैं। इंडिया में अगर एयर पॉल्यूशन की बात की जाए
तो दुनिया भर की 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 14 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज तो इंडिया में ही है। तो गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा की हालत तो बहुत ही खराब है, हैजार्डस है। आखिरी साल 2019 के बाद दिवाली में न्यू दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 500 पहुंच गया। सीवियर प्लस इमरजेंसी, दुनिया भर की सबसे गंदी हवा, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वहां पे डिक्लेयर हो गई, इतने बुरे हालात हो गए। तो देखिए कोविड 19 पे ध्यान देने की जरूरत है, ये तो ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। एक और चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन से जो रिलेटेड प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो ग्रीन हैज गैस का जो आप कह सकते हैं पॉइजनस सॉल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना, दूसरी गैसेस का ज्यादा होना, कार्बन एमिशंस का ज्यादा होना, इसको रोकना पड़ेगा। कोविड 19 का लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के चलते आप कह सकते हैं कि चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई, हवा थोड़ी बेहतर हो गई, बट फिर भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पास्ट एकोमुलेशन इतना ज्यादा था। ऑलरेडी जो ग्लोबल हाउस एमिशंस थे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा थे, और इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिए लोकस्ट अटैक, दुनिया भर में लोकस्ट अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया तो लोकस्ट अटैक से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। रेस्पिरेटरी इलनेस लोगों को ज्यादा बढ़ रही है, लंग प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा बढ़ रही है, और जिसको भी थोड़ी बहुत लंग प्रॉब्लम है उसको कोविड ने पकड़ लिया तो वो वैसे ही निकल लेगा। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज इंडिया में ज्यादा हो रही है, और ये मॉस्किटो ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते रेनफॉल कहीं जगह पे बढ़ रही है, कहीं जगह पे कम हो रही है, तो इरेटिक रेनफॉल हो रही है। तो जो भैया एग्रीकल्चर पैटर्न है वो बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में हीट वेव ज्यादा आ रही है। यूरोप में 2010 में पहली बार डेंगू का ट्रांसमिशन देखने को मिला। तो हालत काफी खराब हो रही है। इसलिए जरूरी है कि सरकार भैया ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए खर्चा करे, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए खर्चा करे। क्यों खर्चा करे? क्योंकि जितना अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेके चलोगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट में क्या है कि भैया कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट है, खूब इंडस्ट्री चलाओ, खूब ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करो, रोकने के लिए कुछ मत करो, तो उसके नुकसान बहुत है। अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हो, तो जो आपकी हेल्थ कॉस्ट है वो 2.5 गुना तक कम हो सकती है। यहां पे ये बताया जा रहा है। 2030 में कहा जा रहा है कि टोक्यो को ओवरपास करके दिल्ली दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी बन जाएगी। तो ये जरूरी है कि उस समय तक हम अपने पॉल्यूशन लेवल्स को गिराएं, खासकर पीएम 2.5 को गिराएं। ये सब बातें कही जा रही, प्लस एक और बात कही जा रही है। इंडिया में जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है दैट इज अराउंड 1.6% ऑफ जीडीपी, इसको बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोविड 19 के पैंडेमिक को जूझने के साथ साथ एयर पॉल्यूशन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के ऊपर यहाँ पे जोर दिया है प्रोफेसर साहब ने। विनोद थॉमस जी ने ये आर्टिकल लिखा है, जो कि विजिटिंग प्रोफेसर है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में, और पहले ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। तो इनकी कही हुई बातों की वैल्यू है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। शेयर जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले। गुड बाय।